क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, इस मॉक पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि ग्रुप 2 मेटल्स फॉर्म एल्कलाइन सॉल्यूशन इन वाटर। एल्कलाइन सॉल्यूशन मीन वो बेसिक सॉल्यूशन बना देते हैं वाटर में। जब आप उसका वाटर से रिएक्शन करेंगे ग्रुप 2 मेटल्स का, तो राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। तो आपको सिर्फ यहाँ पर बेटा इक्वेशन लिखनी थी। एक नंबर का ये इक्वेशन है, तो कोई स्टेट सिंबल्स भी आपको नहीं डालने जब तक वो नहीं कहेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, और ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। बास बच्चों ने यहाँ गलती की और हाइड्रोजन गैस भी बनाई है। हाइड्रोजन गैस बेटा उस सूरत में बनती अगर आप मेटल का रिएक्शन वाटर से करवाते ना, अगर आप मेटल का रिएक्शन वाटर से करवाते तो फिर मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बननी थी, ठीक है। लेकिन ये मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड और वाटर का जब भी रिएक्शन होगा तो आपके पास मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, बस, साथ में कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। और ये देखें, ये जो हाइड्रोक्साइड है इसकी वजह से वाटर का जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, क्योंकि OH आइंस प्रोड्यूस हो गए हैं वाटर में। आइडेंटिफाई द आइंस दैट कॉजेज एन एल्कलाइन सॉल्यूशन टू बी एल्कलाइन, एक्वस सॉल्यूशन टू बी एल्कलाइन। पर कैल्शियम कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऐसा क्या है कि जो वाटर को अल्कलाइन बना रहा है। ये देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये चीज बनेगी जी। हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी पता है ना आपको, डाउन द ग्रुप बढ़ती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इतना अच्छा सॉल्युबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो OH आयन रिलीज करेगा ना, जिसकी वजह से OH आयन जब रिलीज होंगे तो वाटर का जो एक्वा सॉल्यूशन है वो अल्कलाइन हो जाएगा। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द आयंस दैट कॉजेज एन एक्वा सॉल्यूशन टू बी अल्कलाइन। तो वो कौन सा आयन है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ये आपने लिखना था कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है उसकी वजह से एक्वा सॉल्यूशन अल्कलाइन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें जी, कह रहा है द टेबल शोज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2 मेटल ऑक्साइड। अब ये देखें इनमें बॉन्डिंग कौन सी है, MgO, ये आयोनिक बॉन्ड है ना। कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि आइंस के दरमियान है, पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन। और वो मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा आपको पता है कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनको जब मेल्ट करना होता है तो उसमें IMF तो नहीं होती ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो होती हैं किसमें, कोवेलेंट कंपाउंड्स में, जो नॉन मेटल्स के अंदर होती हैं। लेकिन जो आयोनिक कंपाउंड है, अगर आपने आयोनिक कंपाउंड को मेल्ट करना है तो आपको पता है क्या करना होगा, कि ये जो आइंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये देखें, ये एक पॉजिटिव आइन, ये नेगेटिव आइन, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ब्रेक करना है। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनको ब्रेक करना है, तब ये जाकर मेल्ट होते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो वो कह रहे हैं द टेबल शोज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सम ग्रुप 2 मेटल ऑक्साइड्स, एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑक्साइड्स डाउन द ग्रुप। पहली चीज आप ये देखें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को मेल्ट करने के लिए 2825 डिग्री, कैल्शियम ऑक्साइड को मेल्ट करने के लिए 2600, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड को मेल्ट करने के लिए 25 और बेरियम को मेल्ट करने के लिए 1900। तो ये मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, इसका मतलब है कि जो मेल्टिंग पॉइंट अगर कम हो रहा है इसका मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है ना बिटवीन द केटाइन एंड एनाइन वो कम हो रही हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं बिटवीन द केटाइन एंड एनाइन वो कम हो रही है ना, तभी तो देखिए आपको कम एनर्जी चाहिए। तो पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, वो कह रहा है एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो आपने पहले बताना है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2 मेटल ऑक्साइड डिक्रीजेस ऑन द ग्रुप, ठीक है, ये तो ट्रेंड है। क्यों कम हो रहा है जी, तो इसमें एक जो मेन रीजन है, देखें, मेल्ट मेल्ट करना आसान होता जा रहा है, इट मींस कि अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर हो रही। पहले तो आप स्टेटमेंट बताएंगे ना कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं आर गेटिंग वीकर बिटवीन द केटाइन एंड एनाइन, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्सेस, IMF नहीं कहेंगे बस, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस आर गेटिंग, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर गेटिंग वीकर, किसके दरमियान, बिटवीन केटाइंस एंड एनाइंस। ये बात आपने बता दी, लेकिन इसकी रीजन भी तो बताए ना, वो कह रहा है एक्सप्लेन करें क्यों अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर हो रही है। बेटा देखिए, अगर आप चार्ज की बात करें तो चार्ज तो सब में कांस्टेंट है, मैग्नीशियम पर 2+, कैल्शियम पर 2+। मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ ये बात। देखिए, ये मैग्नीशियम पर 2+ चार्ज है और ये ऑक्साइड है 2-। ये कैल्शियम पर 2+ चार्ज है और ये ऑक्साइड है 2-। ये मैग्नीशियम है, ये बेटा आपका कैल्शियम है। स्ट्रोंशियम पर 2+ चार्ज, ये और बिगर हो गया। अब आप ये देखें
कि जितना आयन का साइज बिगर हो रहा है ना बेटा, उतना आपका चार्ज सेपरेट हो गया ना। जब ये चार्ज सेपरेट हो जाएगा ना, तो ये नेगेटिव आयन को इतना स्ट्रांगली नहीं खींचेगा, क्योंकि ये चार्ज सेपरेट हो गया, डाइल्यूट सा हो गया। लेकिन जितना ये चार्ज लेस सेपरेट होगा, मैग्नीशियम आयन में देखेंगे चार्ज लेस सेपरेट हुआ है, क्योंकि साइज छोटा है ना, तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है। तो आपने बेसिकली बात करनी है अब चार्ज डेंसिटी की। तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज ऑन आयन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द आयन। ठीक है, और याद रखिएगा पहले रिलेशन कि चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी। अब चार्ज डेंसिटी का क्या रिलेशन है? चार्ज ऑन द आयन से डायरेक्ट रिलेशन है। जितना आयन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, मतलब +1 +2 +3, तो +3 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। तो चार्ज ऑन द आयन और चार्ज डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन साइज ऑफ द आयन और चार्ज डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है। जितना आयन का साइज बिगर होगा, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर हो जाएंगी। साइज ऑफ द आयन बिगर, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। और चार्ज डेंसिटी कम होगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी। तो इसलिए आप बेटा यहां पर दूसरी बात ये बताएंगे कि चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये रीजन है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जिस बच्चे ने यहाँ पर आईएमएफ की बात की है ना बेटा, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है, इसमें आईएमएफ नहीं होती है, इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। Oxygen reacts readily with some metals, but each group 2 metal requires strong heating to start the reaction with oxygen. Why strong heating is required to start this reaction? देखिए वो ये कहना चाह रहा है कि जो ग्रुप 1 के मेटल्स है ना, वो ऑक्सीजन से रेडिली रिएक्शन कर रहे हैं। उसने ग्रुप 1 तो नहीं कहा, लेकिन आम उसने कहा है कि वैसे तो मेटल्स ग्रुप ऑक्सीजन से रेडिली रिएक्शन करते हैं, ग्रुप 2 के मेटल्स रेडिली रिएक्शन नहीं कर रहे। तो आपको मैंने ये बात पहले भी बताई है, जब भी वो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना कि ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा, या इस रिएक्शन को करने में आपको ज्यादा हीट क्यों देनी पड़ती है, तो उसका एक यूनिवर्सल आंसर है कि हाइयर एक्टिवेशन एनर्जी। हाइयर एक्टिवेशन एनर्जी कि ग्रुप 2 मेटल्स हैव हाइयर एक्टिवेशन एनर्जी। जिन मेटल्स की आपको पता है ना एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर कोई रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल N2 और O2, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये रूम टेम्परेचर पर नहीं होते ना। तो अगर ये रूम टेम्परेचर पर नहीं हो रहे, तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट हैपनिंग एट रूम टेम्परेचर, तो आप बताएंगे हाई एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर पूछ रहा है कि ग्रुप 2 के मेटल्स को इतना हीट क्यों करना पड़ता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने के लिए, तो आप बताएंगे कि ग्रुप 2 मेटल्स हैव हाई एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, नेक्स्ट देखें, वो कह रहा है ब्रिलियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ BeCl2। उस दिन बेटा जब टेस्ट हो रहा था मॉक में, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि ये तो आयोनिक कंपाउंड नहीं है बेटा, अगर ये आयोनिक होता तो वो यहाँ कभी कभी भी मॉलिक्यूल का वर्ड ना लिखता। BeCl2 इज कोवेलेंट, क्योंकि ब्रिलियम है तो ग्रुप 2 में, लेकिन नॉन मेटल है, साइज बहुत स्मॉल है ना। ग्रुप 2 मेटल के अंदर याद रखें ब्रिलियम इज नॉन मेटल। ब्रिलियम से नीचे जो आ रहे हैं ना एलिमेंट्स, मैग्नीशियम वो मेटल है, कैल्शियम मेटल है, लेकिन ब्रिलियम क्यों नॉन मेटल है? ड्यू टू इट्स स्मॉलर एटॉमिक साइज, अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। और वैसे भी उसने मॉलिक्यूल लिख दिया है। तो ये जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं इनको तो मॉलिक्यूल नहीं कहते, इनको तो फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनके लिए मॉलिक्यूल का वर्ड यूज होता है। कह रहा है ब्रिलियम क्लोराइड के अंदर बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो बेटा ब्रिलियम सेकंड ग्रुप में है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन राइट और एक क्लोरीन लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। एंगल आपको खुद पता चल गया है, 180 होगा इसका जी। देखें ये है जी 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री इसका एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे अब। Unlike the other oxides of group 2 metals, beryllium oxide is amphoteric। बेटा amphoteric ये वर्ड आप ओ लेवल से ही पढ़ कर आए हैं। amphoteric का मतलब होता है which can react with both acid as well as base। तो amphoteric का क्या मतलब है कि ये ऐसा कंपाउंड जो एसिड से भी रिएक्शन कर सके, बेस से भी कर सके। तो which can react with acid as well as base, ये एम्फोटेरिक होता है। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पर आए। आप लोगों में से अक्सर बच्चे कह रहे होंगे जी ये इक्वेशन हमने कहां पढ़ी है? ये लिखा हुआ है बेटा ब्रिलियम ऑक्साइड। क्या लिखा हुआ है? ब्रिलियम ऑक्साइड, BeO। ब्रिलियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो उसने ऊपर बताई है। अब वो कह रहे हैं कि ब्रिलियम हाइड्रोक्साइड A9
is a product of the reaction between the beryllium oxide and excess of concentrated OH ion. Construct the equation. देखिए उसने आपको कहा है कि beryllium oxide का रिएक्शन होगा किसके साथ, OH के साथ। अगर आप उसकी वर्ड इक्वेशन देखें जो वो कह रहे हैं, और क्या बन रहा है जी आपके पास BeOH4 2 माइनस बन रहे हैं। देखिए उसने ये वर्ड में बता दिया, मैंने अभी कोई बात खुद से नहीं लिखी, सारी बातें स्टेटमेंट में गिवन है कि beryllium hydroxide anion is the product when beryllium oxide react with OH। कह रहा है कि आप कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। आप कहेंगे जी ये इक्वेशन हमने नहीं पढ़ी, तो मैं आपको बताता हूं कहां पर पढ़ी है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन याद है आपको? आपने पीरियोडिसिटी के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक रिएक्शन पढ़ा था, मैं आपको बताता हूं कौन सा, जिसमें हम ये शो करते थे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन आप एसिड से करवाते थे HCl के साथ, तो आप कहते थे जी 2AlCl3 बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ठीक है, ये आप नहीं बनाते थे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद एसिड। फिर आपको एक और रिएक्शन भी हमने कराया था जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन हमने बेस से करवाया था। ये याद रखें जी, ये देखें, ये एक रिएक्शन आपने किया था, बेशक आप अपने नोट्स ओपन कर लें। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन अल्कली के साथ विद वाटर, वाटर भी इसमें एज अ रिएक्टेंट काम कर रहा है, और आपने ये प्रोडक्ट बनाया था अगर आपको याद हो 2NaAlOH4, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। अगर बेटा मैं इसका सोडियम हटा दूं ना, सोडियम, तो आप देखें क्या क्या बनेगी इक्वेशन। Al2O3 2OH माइनस 3H2O AlOH4 और आपके पास आ जाएगा यहां -1। ये इक्वेशन बनी है जी। सेम इक्वेशन वो आपसे चाह रहा है, वो देखें अब जरा उसकी उस पर आए ना, वो कह रहा है जी ब्रिलियम ऑक्साइड है, ये देखें ब्रिलियम ऑक्साइड OH उसने आपको बता दिया, सिर्फ ये आपको याद रखना है कि वाटर भी आ रहा है, खुद वाटर आपको याद रखना है, और प्रोडक्ट भी उसने आपको बता दिया, ये बन रहा है। अब आप सिर्फ बैलेंसिंग कर लें जी, बैलेंसिंग आपने करनी है। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, देखें आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, ऑक्सीजन भी कितने हैं जी, 4 हैं। ठीक है, तो आपने 4 ऑक्सीजन कैसे पूरे करने हैं, अगर मैं यहां 2 लगाता हूं ना OH के पीछे, तो एक ऑक्सीजन ये, 2 ये और एक ये, 4 पूरे हो गए ना बेटा। और हाइड्रोजन भी आप चेक करें, 4 पूरे हो गए, 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, तो ये आपकी इक्वेशन पूरी है। आपने सिर्फ यहाँ पर क्या लिखना था, देखें आप इसका स्नैपशॉट बेशक ले लें कि मैंने इसको कैसे रिलेट किया है। देखें ये Al2O3 वाली इक्वेशन है जो आपने पढ़ी है, सिर्फ यहां पर आपने क्या करना था, 2OH और वाटर आपको याद रखना है जी कि वाटर एज अ रिएक्टेंट यहां पर काम कर रहा है। अच्छा, अगर आप ये ना भी याद रखते ना, अगर आप कहेंगे जी ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाली इक्वेशन तो हमें याद नहीं रहेगी, कोई और तरीका, तो उसका देखें ये तरीका है कि उसने आपको ये बताया हुआ है। अब आप जरा देखें, आपकी इक्वेशन बैलेंस ही नहीं होगी आपसे, H4 है ना, आप यहाँ 4 करेंगे ना तो ऑक्सीजन बढ़ गए, आप अगर यहाँ 3 करते हैं, 3OH माइनस करते हैं तो हाइड्रोजन कम हो गए। तो अब आपके माइंड में खुद ही आ जाना चाहिए कि जी ये OH के साथ तो इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही, इसका मतलब है हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। तो ये इक्वेशन थी जी जो आपने लिखनी थी। ठीक है, एक मिनट बेटा मैं जरा देख लूं। हाँ ठीक लिखा है बेटा आपने, ठीक लिखा है, क्या नाम है, हैदर, आपका भी ठीक है। आगे देखिए वो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मैग्नीशियम ऑक्साइड reacts reversibly with chlorine according to the following equation. Under certain condition, a dynamic equilibrium is established. State two features of a reaction that is in dynamic equilibrium. कह रहे जी आप दो फीचर्स ऐसे बताएं जिसमें रिएक्शन जो है ना इक्विलिब्रियम पर रहे। अब जरा देखें, दो फीचर्स आपने बताने हैं जिसमें रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में होता है। पहले तो ये बताएं कि इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होते हैं, तो आपने पहले ये लिखना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दूसरी बात देखेंगे, ये जो आप रिएक्शन कर रहे हैं क्या इसके लिए क्लोज कंटेनर का होना मस्ट है या नहीं, क्योंकि देखें ये गैसेज है ना, अगर आप ओपन कंटेनर रखेंगे तो ये गैसेस तो बाहर चले जाएंगी एटमॉस्फेयर में और रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा। तो इसलिए आपने बताना है कि क्लोज सिस्टम होना चाहिए, क्लोज कंटेनर, आपका कंटेनर क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अच्छा, एक और भी वो बताता है
वो भी जरा सुन लें कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है ना अनचेंज, वो आपने चेंज नहीं करनी। इसका क्या मतलब है? देखिए, रिएक्शन उस टाइम तक इक्विलिब्रियम पर रहेगा अगर आप उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे, अगर आप उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं करेंगे। तो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं कि आपको टेम्परेचर चेंज नहीं करना। अगर आपको पता है ना ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या होता था कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे फिर इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर रहे, तो इक्विलिब्रियम पर रहने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अनचेंज, वॉल्यूम आपको अनचेंज रखना है, प्रेशर आपको अनचेंज रखना है, तब ये जो है ना रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर रहेगा। तो दो कोई से दो पॉइंट आपने बताने थे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और क्लोज सिस्टम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब देखें, इसके लिए ना वो नीचे केपी का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। अब ये चीज नोट करें, क्योंकि केपी का एक्सप्रेशन आपको पता है गैसेस के लिए होता है। तो इस इक्वेशन में सिर्फ दो गैसेस हैं, एक ऑक्सीजन और एक Cl2। तो उसने केपी का एक्सप्रेशन ये लिखा है जी, केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन का स्क्वायर। ये केपी का एक्सप्रेशन है, क्योंकि केपी में आप सॉलिड या लिक्विड तो नहीं डालते ना, इसलिए इसको आप नहीं लिखेंगे। अब आपने यहाँ पर केपी निकालना है। ये रिएक्शन अक्सर बच्चों ने गलत किया है जी, इसको जरा देखते हैं क्या इसमें गलत मसला है। क्लोरीन और O2, मैं सिर्फ अपने काम वाले रिएक्टेंट्स लिख रहा हूं, ठीक है ना, बाकी तो सॉलिड्स है ना बेटा, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं Cl2 और O2 इसके अंदर लिख रहा हूं। अब टेबल आप बनाएंगे इस तरीके से। सबसे पहले देखें इनिशियल मोल्स, वो कह रहे हैं कि एट दिस प्रेशर and 500 Kelvin 70% of the initial chlorine has been reacted। इनिशियल मोल तो उसने नहीं बताया, लेकिन उसने कहा कि 70% ने रिएक्शन किया है। जो चेंज हुआ है ना या जो यूज हुआ है ना, वो कितना है? 70% है। कितना यूज हुआ है? 70% यूज हुआ है। ये आपने याद रखना है। अब बेटा देखिए, आपकी मर्जी है, आप अगर इस तरह करें ना, इनिशियल मोल 100 ले लें, क्योंकि परसेंट की बात कर रहा है। इनिशियल मोल 100 ले लें, यूज कितना हुआ? 70। यही कह रहा है ना, 70% इनिशियल का यूज हुआ है। तो इनिशियल आप 100 लें, यूज कर लें 70, और इक्विलिब्रियम पर कितना आया? 30। ठीक है। अब क्लोरीन और ऑक्सीजन में मोलर रेशियो क्या है? 2:1 है। जितना यूज होगा क्लोरीन, उसका हाफ ऑक्सीजन बनेगा। क्लोरीन कितना यूज हो रहा है? 70, तो उसका हाफ कितना होगा? 35। तो 35 ऑक्सीजन के बनेंगे मोल्स। एक तो ये तरीका है। अगर आप 100 से नहीं करना चाहते, जिस तरह मार्क्स स्कीम में कर रहे हैं, आप उस तरह कर लें, 1 ले लें कि इनिशियल मोल है जी 1। अगर आप कहते हैं नहीं जी 100 वाला, हालांकि 100 वाला ज्यादा आसान है, पहले ये कॉम्बिनेशन कर लेना और इसके टोटल मोल निकालें। टोटल मोल कितने आएंगे जी? 65। और नीचे आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है। चलिए पहले मैं इस तरीके से कर लेता हूँ कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन गैस क्लोरीन के डिवाइडेड बाय 65, और 35 डिवाइडेड बाय 65। 65 क्या बेटा? टोटल मोल है। 30 और 35 को ऐड किया ना मैंने, ये मोल फ्रैक्शन आ गया। अब पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं बेटा? पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आप इसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें। टोटल प्रेशर कितना है? 1.0 टाइम्स 10⁻⁵ पास्कल्स। अगर हम इसको सॉल्व भी कर लें, चलें मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेता हूँ पहले। तो ये आ रहा है बेटा 30 डिवाइडेड बाय 65, 0.461 और ये कितना आ रहा है जी? 35 डिवाइडेड बाय 65, 0.538। अब आपने क्या करना है? ये मोल फ्रैक्शन आ गया ना, टोटल प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.462 टाइम्स 1 टाइम्स 10⁵ और 0.538 टाइम्स 1 टाइम्स 10⁵ अब बेटा ये जो आपके पास पार्शियल प्रेशर आ गया, इसको केपी के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो कर लेते हैं, ये ले, केपी इज इक्वल टू, बेटा O2 ऊपर आ रहा है, O2 का ये प्रेशर है 0.538 टाइम्स 10⁵, और नीचे बेटा क्लोरीन का स्क्वायर लेना है, तो इसका स्क्वायर लेंगे 0.462 टाइम्स 10⁵ का होल स्क्वायर। बेटा कोई बच्चा इसको सॉल्व कर ले तो आंसर आएगा 2.53 टाइम्स 10⁻⁻⁵। और देखें यूनिट क्या बनेगी इसकी बेटा?
ऊपर पास्कल एक दफा है, नीचे 2 दफा है ना, इस तरह है ना, ये ऊपर 1 दफा पास्कल है, नीचे पास्कल्स 2 दफा आ रहा है, तो एक कट जाएगा और पर पास्कल पास्कल -1, ये आंसर आएगा जी। आप 100% से नहीं करना चाहते, आप 1 से कर लें। आप 100 की जगह क्या लिखें, मैं भी इसको जल्दी से एक और मेथड बता देता हूं। आप अगर ये नहीं करना चाहते, आप ये कर लें, इनिशियल मोल 1 है, बड़ा कितना रिएक्शन कर रहा है जी इसका 70%, तो 1 का 70% कितना होता है, 1 का 70% 0.7, बचा कितना 0.3, और 0.7 बेटा यूज हो रहा है ना, तो 0.7 का हाफ कर दें 0.35, आप इस तरह कर लें 0.3 प्लस 0.35 तो 0.65, तो एक ही बात है, आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने वो 100 किया हुआ था टाइम्स 100 और अभी टाइम्स 100 नहीं है, 0.65 से हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, उम्मीद है समझ आ गया होगा भैया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम पर ऑक्साइड बेटा, दिस इज नॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO2, ठीक है। पर ऑक्साइड का मतलब ये होता है बेटा कि ऑक्सीजन के ऊपर ना -1 चार्ज है, पर ऑक्साइड कहते हैं जब ऑक्सीजन के ऊपर 1 माइनस चार्ज हो, तो ये MgO2 है ना, ये ऐसे है, ऑक्सीजन पर 1 माइनस 2 माइनस और Mg2 प्लस, तो ये पर ऑक्साइड होता है। तो ये कह रहा है मैग्नीशियम पर ऑक्साइड जो है इज मेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसके डेल्टा एच बेटा ये एक्सोथर्मिक है, -96 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज हो रही है जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। द peroxide is O2 2 minus, deduce the average oxidation number of oxygen in peroxide, ये तो बेटा मैंने अभी आपको बता भी दिया कि ये है ना O2 और उसके ऊपर चार्ज आ रहा है 2 माइनस, मतलब ये जो 2 माइनस चार्ज है ये 2 ऑक्सीजन के ऊपर है। आपने डिड्यूस द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन द पर ऑक्साइड आइन, आपने एक ऑक्साइड पर चार्ज बताना है, 2 पर -1 है तो एक पर कितना होगा 1 माइनस, तो आपने बेटा यहां लिखना है बस कि एक के ऊपर जो चार्ज आ रहा है दैट इज -1। ये वैसे भी पर ऑक्साइड का मतलब ये होता है कि ऐसा ऑक्सीजन जिसके ऊपर 1 -1 चार्ज हो। वैसे जो नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं ना, नॉर्मल जो आप ऑक्साइड लिखते हैं इसका मतलब होता है O2 माइनस, लेकिन पर ऑक्साइड का बेटा क्या मतलब होता है, ये बात ये डिफरेंस याद रखिएगा, पर ऑक्साइड का मतलब होता है O1 माइनस। अच्छा इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा कि इसमें आपने 2 चीजों का ख्याल रखना है कि 1 मोल कंपाउंड बनेगा और फ्रॉम इट्स एलिमेंट बनेगा। एनर्जी चेंज और फॉर्मेशन क्या होता है, एक्सो या एंडो, तो आप बताएंगे ये कुछ भी हो सकता है, इट मे बी एंडो इट मे बी एक्सो। तो एनर्जी चेंज व्हेन 1 mole of a compound is formed from its element, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने 1 मोल कंपाउंड बनाना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट, एलिमेंट से बनाना है इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, और जो एलिमेंट्स है वो स्टैंडर्ड स्टेट्स में होने चाहिए भाई, ठीक है। जितना सोडियम है तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा, क्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म में होगा, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड स्टेट्स। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO2, ये हम करते हैं, इसमें हम हेस साइकिल बेटा ड्रॉ करते हैं और आपको सिखाता हूं कि हेस साइकिल कैसे बनानी होती है। देखें आपने एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ MgO2 निकालना है, ये इक्वेशन दी हुई है जी इसने, ये इक्वेशन मैं लिख लेता हूं यहां पर, MgO प्लस H2O2 और साथ में क्या बन रहा है जी वाटर, ये इक्वेशन है जी। और इसमें आपको पता है देखें ये एनर्जी चेंज दिया हुआ उसने, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, एनर्जी चेंज गिवन -96। देखिए आपको हेस साइकिल ड्रॉ करनी है, इसमें तो वो नहीं कह रहा लेकिन समटाइम वो बाउंड करता है आपको, ट्राइंगल 3 कॉर्नर्स। अब देखें आपको क्या क्या चीजें गिवन है और क्या चीज फाइंड आउट करनी है, वो कह रहा है यू हैव टू फाइंड द डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन ऑफ MgO2, MgO2 की फॉर्मेशन की इक्वेशन तो पहले लिख के दिखाएं। MgO2 की इक्वेशन ये होगी भाई कि 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट, एक ऑक्सीजन होगा, सॉरी एक मैग्नीशियम होगा और एक ऑक्सीजन होगा, यही होती है ना बेटा फॉर्मेशन, कि आप 1 मोल कंपाउंड बना रहे हैं उसके एलिमेंट से। तो ये MgO2 सॉलिड तो आपको नजर आ रहा है ऊपर, इसके एलिमेंट्स बेटा नीचे लिख दें, Mg प्लस O2, ठीक है, और ये एरो अब बढ़ जाएगा ना, दिस इज द फॉर्मेशन, कि ऊपर देखें एक MgO2 बन रहा है और नीचे उसके एलिमेंट्स हैं, और ये आपको फाइंड आउट करना है,
ये आपको फाइंड आउट करना है बेटा, ठीक है ना। और देखते हैं जी क्या चीजें उसने आपको दी हुई हैं, टेबल पे देखें। उसने आपको फॉर्मेशंस दी हुई हैं। आपको मैंने एक बड़ा क्विक मेथड भी बताया था कि जब फॉर्मेशन गिवन हो ना बेटा, तो आपने जब फॉर्मेशन गिवन हो तो आपने नीचे वाले जो आप एक ट्राइंगल बनाएंगे हेस साइकिल में, जो ट्राइंगल बनेगी, जो नीचे वाला कॉर्नर होगा उसमें सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और तमाम एरोज की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो इसलिए नीचे वाले कॉर्नर में तमाम एलिमेंट्स और एरोज सारे अपवर्ड होंगे। तो अब देखिए आपको क्या बता रहा है, एमजीओ की फॉर्मेशन बता रहा है जी। एमजीओ और उसकी फॉर्मेशन, एमजीओ किससे बनेगा, फॉर्मेशन का मतलब होता है उसके एलिमेंट्स, एमजी प्लस हाफ O2, ये होगा ना, और -602 किधर है जी, एमजीओ ये है, तो इसके एलिमेंट नीचे डाल दें। एक एमजी डला हुआ है बेटा, हाफ O2 लिखें गैस, और ये एरो अपवर्ड चला जाएगा। कितनी एनर्जी चेंज है, -602। 1 मोल ही बन रहा है ना, अगर 1 मोल ना बन रहा होता, सपोज यहाँ 2 होता तो मैंने टाइम्स 2 कर देना था, लेकिन ये 1 मोल बन रहा है तो -602। और किसी की वैल्यू गिवन है जी, देखें इधर, और आपको वो बता रहा है यहाँ पर H2O2 लिक्विड -188, H2O2 लिक्विड, तो ये बेटा H2O2 पहले से डला हुआ है, ये आ रहा है जी। ये इसकी कितनी है, एक मोल बन रहा है तो -188। अच्छा, ये जो फॉर्मेशन है ये आपको नहीं पता भाई, ये आपको फाइंड आउट करना है। और क्या है, वाटर की फॉर्मेशन भी उसने दी हुई है, देखिए कितनी है, -286, और एक ही मोल बन रहा है, ठीक है। स्टेट सिंबल्स आप ऊपर इक्वेशन से देख के डाल दें। ये आपकी बेटा ट्राइंगल बन गई। अब आपने क्या करना था, ट्राइंगल, क्योंकि भाई मैं आपको हेस साइकिल से क्यों करवा रहा हूं, मैं आपको रीजन काफी दफा बता चुका हूं कि आपको सम टाइम वो बाउंड करता है कि ड्रॉ दी हेस साइकिल। तो फिर आप क्या करेंगे, अगर आपने फॉर्मूलाज वगैरह याद किए हुए, तो इसलिए आप अपनी हैबिट बना लें, जब भी एनर्जी चेंज के क्वेश्चन करने हैं हेस साइकिल से ही करने हैं, क्योंकि अगर वो बाउंड करेगा फिर क्या करेंगे आप। अब आपको बेटा इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है। ये 3 कॉर्नर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, कॉर्नर नंबर 1, कॉर्नर 2 और कॉर्नर 3, ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स हैं। इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा जहां से तमाम एरोज निकल रहे हैं। तो कॉर्नर नंबर 3, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तमाम एरोज बेटा यहां से निकल रहे हैं, तो ये आपका स्टार्टिंग होगा। फाइनल कौन सा होगा, इस कॉर्नर की तरफ तमाम एरोज जा रहे हैं, तो ये आपका बेटा फाइनल है, यहां पर तमाम एरोज जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग से फाइनल एक रूट ये होगा। देखिए ना, आपको स्टार्टिंग और फाइनल पता चल गया ना। फाइनल कॉर्नर नंबर 2 इज द फाइनल पॉइंट, क्योंकि तमाम एरोस की डायरेक्शन कॉर्नर नंबर 2 की तरफ है। अब स्टार्टिंग से फाइनल तक पहुंचने के 2 रूट है, एक ये रूट है जिसको मैं फर्स्ट रूट कह रहा हूं, एक ये रूट है जिसको मैं सेकंड रूट कह रहा हूं। और हेस साइकिल क्या कहती है, एनर्जी चेंज जो फर्स्ट रूट में होगी वही एनर्जी चेंज सेकंड रूट में होगी। तो फर्स्ट रूट में क्या एनर्जी चेंज आ रही है जी, ये देखिए मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं। फर्स्ट रूट में सिर्फ ये 2 एनर्जी चेंज है, डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन और प्लस, इसमें प्लस करना है -286 इज इक्वल टू एनर्जी चेंज इन सेकंड रूट में क्या हो रहा है जी। सेकंड रूट में देखें क्या आ रहा है, ये मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ। सेकंड रूट में आ रहा है -602, और फिर प्लस करना है हमने इसमें -188, और फिर हमने इसमें प्लस करना है -96। तो अब बेटा यहाँ डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन जल्दी से कैलकुलेट कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बेटा देखिए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों के पास, -600 आंसर आना चाहिए, किलो जूल्स पर मोल। ठीक है जी, दिस इज द आंसर। ये आंसर किसका आ रहा है, याद रखिएगा ये MgO2 की फॉर्मेशन का आंसर आ रहा है। ये MgO2 की फॉर्मेशन का आंसर आ रहा है -600, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ MgO2, क्योंकि ये आगे यूज होगा ना, इसलिए मैं इसको यहां लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें अब, नेक्स्ट पार्ट जो है, कह रहा है जी कि मैग्नीशियम पेरोक्साइड डिकम्पोजेस स्लोली टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब MgO2 डिकम्पोज हो रहा है MgO में और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में। यूज योर आंसर टू G3 and the data in the table to calculate enthalpy change for this reaction। आपने इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज बतानी है। अगेन मैं आपको हेस साइकिल यहां पर ड्रॉ करने जा रहा हूं। देखिए ये है जी, MgO2 है, ये MgO में जा रहा है और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन में जा रहा है। इसका डेल्टा एच आपको नहीं पता, वो कह रहा है ये बताएं। कह रहा है डाटा पिछला यूज करें। आपके पास देखिए क्या डाटा है, उसने कहा है कि यूज योर आंसर टू G3। जो G3 में आपने किया ना उसका आंसर, G3 में क्या किया जी आपने, फॉर्मेशन ऑफ MgO2 आपको पता चल गया -600 है। MgO2 की फॉर्मेशन कितनी है, -600, ये भी आपने निकाली है। तो देखिए क्या करना है, ये बेटा MgO2 है ना,
ये इधर, तो आप यहाँ नीचे एलिमेंट लिखें और ये उसकी फॉर्मेशन कर लें, -600। यही होगी ना फॉर्मेशन कि 1 मोल ऑफ MgO2 इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। क्या MgO की फॉर्मेशन भी आपके पास है या नहीं है? बिल्कुल है। आप जरा क्वेश्चन देखें, MgO की फॉर्मेशन है -602। MgO की फॉर्मेशन है -602। अच्छा, उस दिन बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे सर ऑक्सीजन के बारे में कोई डाटा नहीं गिवन। तो बेटा देखें, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन तो जीरो होगी ना, एनर्जी चेंज ये तो जीरो होगी बेटा एनर्जी चेंज, क्योंकि आप ऑक्सीजन बना रहे हैं, कोई नया बॉन्ड तो बन नहीं रहा। तो एलिमेंट्स की जो फॉर्मेशन होती है वो जीरो होती है। ये बात नोट कर लें, डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट, इज ऑलवेज जीरो। आप कह रहे थे उस दिन, बच्चे उस दिन मॉक में पूछ रहे थे कि सर ऑक्सीजन का डाटा नहीं है, तो ऑक्सीजन का डाटा उसने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ऑक्सीजन आप किससे बनाएंगे? जिस तरह देखें, आप मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बना रहे हैं ना उसके एलिमेंट से, तो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं ना Mg और O में, तो एनर्जी रिलीज हुई। ऑक्सीजन गैस किससे बनाएंगे? ऑक्सीजन गैस आप बनाएंगे ऑक्सीजन से, तो एनर्जी चेंज तो ना हुई ना। इसलिए एलिमेंट्स की जो एनर्जी चेंज होती है वो जीरो होती है, इसलिए यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, इसको मार्क नहीं करना आप। अब बेटा आपको डेल्टा इज नॉट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, बड़ा सिंपल सा है। स्टार्टिंग पॉइंट अगेन आपका ये वाला कॉर्नर है जो नीचे है, दिस इज स्टार्टिंग, और फाइनल कौन सा है बेटा? ये है। अब ये स्टार्टिंग से फाइनल तक जाना है आपने, दो रूट, एक रूट बेटा आपका ये बनेगा और दूसरा रूट ये होगा, ठीक है। अब जो एक रूट की एनर्जी चेंज है वो सेकंड रूट की एनर्जी चेंज के इक्वल होगी, ये हमें हेस लॉ ने बताया है। तो फर्स्ट रूट में एनर्जी चेंज कौन सी आ रही है? देखें, फर्स्ट रूट में एनर्जी चेंज ये दो है, सेकंड रूट के अंदर एनर्जी चेंज ये आ रही है जी, -602। तो आप इसको क्या करेंगे? लिखेंगे -600 प्लस डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -602। आपने डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो -602 प्लस 600 इज इक्वल टू -2 किलो जूल्स पर मोल, तो आपका आंसर होगा -2। ठीक है, ये जल्दी भी हो सकता था बेटा, इसको आप जबानी भी कर सकते थे, लेकिन अच्छा है कि आप हेस साइकिल बनाना सीख लें हर केमिकल रिएक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2, the hydrogen halides HCl, HBr and HI are all colorless gases at room temperature। ये बात देखिए, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई है। अक्सर बच्चे HCl को लिक्विड समझते हैं, तो HCl इज अ गैस, ठीक है, HBr इज अ गैस और HI भी गैस है। HF क्यों लिक्विड होता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा, हाइड्रोजन हेलाइड कैन बी फॉर्म बाय रिएक्टिंग विद हैलोजन विद हाइड्रोजन। Describe and explain the relative reactivity of halogen down the group when they react with hydrogen। बेटा कि जब मैंने आपको ग्रुप 17 करवाया था तो उसका एक टेबल आपको याद करवाया था, आपको याद फिर करवाता हूँ। ये देखें, आपने क्लोरीन का रिएक्शन करवाना है H2 से, फिर ब्रोमीन का रिएक्शन करवाना है H2 से, फिर आयोडीन का रिएक्शन करवाना है H2 से। आपको याद होगा यहाँ पर HCl बन रहा था, ठीक है। यहाँ पर बेटा आपके पास 2HBr बन रहा था और यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन था, 2HI बन रहा था। यहाँ पर आप हीट कर रहे थे, यहाँ पर आपको हीट किया था और रिवर्सिबल रिएक्शन आ रहा था बेटा, ठीक है। और ऊपर वाले रिएक्शन में आपको हीट भी नहीं करना, सिर्फ सनलाइट में रखेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, बट वायलेंट रिएक्शन होगा। अब मेरी बात सुने, पहले आप देखें कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। एक तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी कम हो रही है। रीजन आपको भी समझाता हूं क्यों। अगर आप प्रोडक्ट को देखें, ये Cl-1 हाइड्रोजन +1, Br-1 हाइड्रोजन +1, आयोडाइड -1 हाइड्रोजन +1। बेसिकली आपको पता नहीं, ये सब एसिड्स बन रहे हैं, और एसिड्स क्या होते हैं? आयोनिक इन नेचर होते हैं। जब वाटर में डालते हैं तो वो आयंस बनाते हैं, नहीं बनाते? बिल्कुल बनाते हैं। ये H+ बनाएगा और Cl-1 बनाएगा, ये H+ बनाएगा और ये Br-1 बनाएगा, और ये इस तरह H+ बनाएगा और I-1 बनाएगा। तो बेसिकली बेटा इनके ऊपर चार्जेस आ रहे हैं। क्लोरीन इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, ब्रोमाइड इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, और आयोडाइड इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन। मुझे ये बताएं, सबसे अच्छा, देखें जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं ना, तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है इसमें? क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी किसके पास है, ये आप सोच के बताएंगे। अच्छा, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रेंड है ना, ये बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में
एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो ट्रेंड सेम है। तो डाउन द ग्रुप मुझे ये बताएं, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? एटम का साइज बड़ा हो रहा है, क्लोरीन स्मॉल साइज का है, ब्रोमीन और बिगर साइज का, आयोडीन और बिगर साइज का। जितना एटम का साइज बिगर होता है ना, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी कम हो जाती है। तो याद रखें, क्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन क्या है बेटा? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन रेडिली, ये रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो मुझे ये बताएं, क्लोरीन और हाइड्रोजन का रिएक्शन क्या वायलेंटली, क्या विगरसली इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि क्लोरीन जो है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन से फौरन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, है ना? जबकि इसके मुकाबले में जो आयोडीन है या जो ब्रोमीन है, इनके बिगर एटॉमिक साइज हैं, जिसकी वजह से ये इतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो आपने बेटा इसमें ये बताना है कि रिएक्शन जो है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, या रिएक्शन becomes less vigorous when we move down the group। ये तो एक स्टेटमेंट होगी जी। आपने पहले इसका बताना है कि ट्रेंड क्या है ना, कि रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजन क्या हो रही है जी? रिलेटिव रिएक्टिविटी, मतलब सबसे तेजी से कौन रिएक्शन करेगा? क्लोरीन, क्योंकि वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात याद रखिएगा बेटा। जिस तरह मैंने आपको कहा था ना मेटल्स के केस में, कि मेटल्स रिएक्टिव कौन से होते हैं, जरा यहां से चलें इसको रिलेट करते हैं, आपको फिर ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं? जो रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, है ना? जो रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो अच्छे मेटल्स होंगे। और डाउन द ग्रुप मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती है। मेटल जितना बिगर साइज का होगा ना, उतने रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। डाउन द ग्रुप मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ रही है। नॉन मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव कौन से होंगे? नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी ऊपर की तरफ बढ़ेगी। जितना एटम का साइज छोटा होगा, उतना वो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा, उतना रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसलिए बेटा आपने एक तो बताना था कि रिएक्शन जो है लेस विगरस हो रहा है। क्यों? इसकी बहुत सारी रीजन आप बता सकते हैं। पहले रीजन आप बता सकते थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन जो अच्छी रीजन है ना, वो ये है कि वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीजेस, ये भी उसने एक्सेप्ट किया हुआ है। उसने ये भी एक्सेप्ट किया हुआ है कि लेस अट्रैक्टिव टू इलेक्ट्रॉन, कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आएंगे ना, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, तो वो इलेक्ट्रॉन इतना रेडिली गेन नहीं करेगा, लेस अट्रैक्टिव टू इलेक्ट्रॉन। तो एक रीजन तो आपने बेटा ये ट्रेंड बताना था। दूसरी आप क्या बता दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, लेकिन ज्यादा अच्छा आप बताएं कि ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट ये कह रहे जी कि राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन 1, कि HCl सॉरी SHCl4 और वाटर का रिएक्शन हो रहा है। SHCl4 और वाटर, देखिए क्या बनेगा जी। SHCl4 एक नंबर का, आपको कोई फिजिकल स्टेट डालने की जरूरत नहीं है। तो बेटा यहां से आप जरा गेस कर लें कि क्या बनना चाहिए। H और Cl है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनना चाहिए, 4HCl। और पीछे क्या बच गया बेटा? आपके पास सिलिकॉन बच गया और O2 बच गया। तो इसमें आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। SiO2 सॉलिड फॉर्म में बनता है ना, तो इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। और ये स्टीमी फ्यूम्स, व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स, ये इसकी ऑब्जर्वेशन होगी अगर वो पूछेगा। जहां पर HCl बनेगा ना, वहां पर आपने बेटा ये ऑब्जर्वेशन लिखनी है, व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स। और SiO2 क्योंकि जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, वो बेटा डिसॉल्व नहीं होता, तो वो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। तो ये रिएक्शन आपने लिखना था जी। नेक्स्ट देखें, वो आपसे कह रहा है कि NaCl और H2SO4 का रिएक्शन हो रहा है और HCl बन रहा है जी। NaCl और H2SO4 का, ठीक है। रिएक्शन नंबर 2 देखें ना, NaCl और H2SO4 कैसे होगा। मैं यहां पर पहले रिएक्शन कर देता हूं। NaCl और H2SO4, H2SO4 को मैं आसानी के लिए ऐसे लिख रहा हूं, HHSO4। तो क्या बनेगा जी, यहां से HCl निकल जाएगा और NaHSO4 बनेगा, ये बनेगा जी, ठीक है। तो इन रिएक्शन 2, NaCl react with concentrated sulfuric acid to form HCl and NaHSO4। अच्छा, जबकि सोडियम ब्रोमाइड के साथ और कुछ होगा। सोडियम ब्रोमाइड के साथ क्या होगा देखें, सोडियम ब्रोमाइड का जरा देख लें। NaBr लेते हैं आप और H2SO4 लेते हैं, राइट। तो ये क्या बनता है जी, HBr बनता है और NaHSO4 बनता है। अब बेटा यहाँ पर एक पूरी एक डिटेल है जो मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ इन शॉर्ट आपको बताऊं। बेटा यहाँ पर देखिए, नीचे वाले रिएक्शन में क्या बना है, HCl बना है, क्लोराइड हैज -1 चार्ज, राइट। ऊपर वाले रिएक्शन में क्या बना है, Br बना है, Br हैज -1 चार्ज।
अभी जो हम ऊपर बात कर रहे थे ना बेटा, वो हम बात कर रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, और वो हेलोजेंस थे, हेलाइड नहीं थे। वो Cl2, Br2 और I2 थे, हेलोजेंस, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं ये हेलोजेंस नहीं है, दीज आर दी हेलाइड आइंस। ये ब्रोमाइड और क्लोराइड, ये इस तरह है जी, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये अब इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं कर सकते ना, इनने तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। इनके पास कौन सी एबिलिटी है अब? रिड्यूसिंग एबिलिटी। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? जिसका साइज बिगर होगा। देखें, क्लोराइड स्मॉलर साइज, ब्रोमाइड बिगर, आयोडाइड और बिगर। तो जो जितना बिगर साइज का होगा ना, उतना रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट मीन विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन। तो क्लोराइड इज पुअर रिड्यूसिंग एजेंट और ब्रोमाइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब बेटा होता क्या है, क्लोराइड तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता ना, इसलिए बेटा इनका आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होना बस। लेकिन यहां ऊपर वाले केस में क्या होगा, ये जो आपको ब्रोमाइड नजर आ रहा है और ये जो बेटा यहां पर आपको सल्फ्यूरिक एसिड नजर आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में याद रखें, दिस इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी डिटेल बेटा मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया तो वहां बताइए, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर है इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ये बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और ब्रोमाइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। कौन दोनों? H2SO4 और HBr आपस में रिएक्शन कर जाएंगे और क्या बनेगा जी? आपके पास ब्रोमीन बनेगा, आपके पास वाटर बनेगा, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है ना, ये सिर्फ यहां जाके स्टॉप नहीं होता, बल्कि ये आगे प्रोसीड करता है, आगे तक जाता है और ब्रोमीन बनता है इसमें। ठीक है, ब्रोमाइड अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और सल्फर जो है ना, जो +6 में था, ये अपना इलेक्ट्रॉन गेन करके +4 में चला गया। आप देख सकते हैं 2HBr के साथ होगा। अब बेटा वो ये कह रहा है, अब इसकी जरा क्वेश्चन सुने, अब आपको समझ आएगी कि व्हेन NaBr रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड द प्रोडक्ट्स इंक्लूड Br2 एंड SO2। ये आपके सामने है जी कि Br2 भी बना है और SO2 भी बना है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर इन ईच केस बाय कंप्लीटिंग द टेबल। NaCl और H2SO4 का क्या रिएक्शन है? पहले बेटा इसको देख लें, NaCl और H2SO4 का रिएक्शन टाइप क्या है? ये आप लोगों ने मोस्टली बच्चों ने गलत किया। अब मैं जरा सल्फ्यूरिक एसिड को दूसरी तरीके से लिख रहा हूँ, क्योंकि आपने ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। बेटा Cl-1, सोडियम 1+, ऑक्सीजन 2-, 4 2 8-, हाइड्रोजन 1+, 2 हाइड्रोजन पर 2+, सल्फर इज +6। अगर मैं आपसे ऑक्सीजन पर क्या चार्ज है, तो कोई बच्चा -8 नहीं बताएगा। आपको एक एटम के ऊपर चार्ज बताना होता है, एक एटम के ऊपर चार्ज है -2। अगर मैं पूछूंगा आपसे कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप +1 बताएंगे। अब जरा प्रोडक्ट वाली साइड पर हैं, Cl-1, हाइड्रोजन 1+। NaHSO4 में देखें जी, ऑक्सीजन 2-, 4 2 8-, हाइड्रोजन 1+, सोडियम 1+, सल्फर +6। तो आप देखें कहीं पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में? बिल्कुल भी नहीं हो रही। इसका मतलब है दिस इज नॉट ऑक्सीडेशन, दिस इज नॉट रिडक्शन, दिस इज नॉट रिडॉक्स। ये रिडॉक्स नहीं है। लेकिन फिर ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। ये एसिड बेस रिएक्शन है। कैसे? उसकी रीजन ये है बेटा, आप अगर देखें कि NaCl जो है ये किस में जा रहा है? HCl में जा रहा है या नहीं जा रहा? NaCl HCl में जा रहा है ना। तो NaCl ने क्या चीज गेन की है? HCl ने प्रोटॉन गेन किया है। HCl ने प्रोटॉन गेन किया है, इसलिए NaCl इज अ बेस रिएक्शन में। वैसे तो सॉल्ट है, लेकिन इस रिएक्शन में NaCl बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड को जरा देखें, H2SO4 है, 2 हाइड्रोजन है, और यहां पर NaHSO4 है, 1 हाइड्रोजन है। तो इसने क्या किया है? इसने अपना एक प्रोटॉन लूज किया है, तो H2SO4 एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो इस रिएक्शन की टाइप को आप कहेंगे दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक हो गया। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप दूसरा देखें, मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब आप दूसरे रिएक्शन पर आएंगे। दूसरा रिएक्शन जो है ना, जो NaBr के साथ हो रहा है, इसमें Br-1, सोडियम 1+ और Br0। ये देखें Br-1 से किस में जा रहा है? अल्टीमेटली 0 में जा रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है जी? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और सल्फर देखें +6 से किस में जा रहा है? +4 में जा रहा है। दिस इज रिडक्शन। तो एक तो समझ आ गई आपको कि ये रिडॉक्स है, ये रिडॉक्स है, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है। और दूसरा ये एसिड बेस भी है। फर्स्ट रिएक्शन इज द एसिड बेस। NaBr इज गेनिंग द प्रोटॉन। आप देख सकते हैं, इस समय पहले रिएक्शन में आपको बताया कि NaBr HBr में जा रहा है,
तो NaBr क्या कर रहा है, प्रोटॉन गेन कर रहा है, बेस है, और H2SO4 प्रोटॉन लूज कर रहा है। तो नीचे जो रिएक्शन होगा ये रिडॉक्स भी है और ये एसिड बेस रिएक्शन भी है। रिडॉक्स एंड एसिड बेस रिएक्शन दोनों आपने लिखने हैं। नहीं बेटा, आपको टाइप ऑफ रिएक्शन में ना, टाइप ऑफ रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन आपको बताना है कि कौन सी टाइप, आपको ये नहीं बताना कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। आपको बताना है कि इसमें रिएक्शन का नाम क्या है, रिडॉक्स है या एसिड बेस है या दोनों है। अब बेटा वो ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस। हाँ, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन किस चीज की कह रहे हैं, देखें एक्सप्लेनेशन बेटा वो इस चीज की कह रहा है। फिर सुने, आपको एक बात मैंने बताई थी और अगर आपने वो लेक्चर मेरा सुना हुआ है, मैं रिवीजन क्लासेस में दोबारा भी बताऊंगा कि सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है ना इस केस में। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड देखें SO2 में किस में चला गया, +4 में। SO2 के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। अच्छा, अगर सल्फर में चला जाए तो 0 है, अगर H2S में चला जाए तो -2 है। तो आप जरा देखें बेटा कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो SO2 बनाएगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो S बनाएगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, देखिए वैसे +6 था, 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए, जब ये 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -2 में जाएगा ना। तो इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डिपेंड करता है कि इसके सामने रिड्यूसिंग एजेंट कितना पावरफुल है। सल्फ्यूरिक एसिड इज अनएबल टू ऑक्सीडाइज द क्लोराइड। बेटा देखिए, जब आपने NaCl और H2SO4 का रिएक्शन किया था, इसमें बना था आपके पास NaHSO4 और HCl, लेकिन HCl और H2SO4 का आपस में रिएक्शन नहीं हुआ। H2SO4 और HCl का आपस में रिएक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि H2SO4 इज अनएबल टू ऑक्सीडाइज द क्लोराइड इनटू क्लोरीन। H2SO4 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि वो क्लोराइड को ऑक्सीडाइज करे, क्योंकि क्लोराइड का साइज स्मॉल है ना, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। लेकिन ऊपर वाले रिएक्शन में आप देखें कि HBr ने और सल्फ्यूरिक एसिड ने आपस में रिएक्शन किया, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वो ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि ब्रोमाइड का साइज बिगर है। तो आपने यहां पर एक्सप्लेनेशन लिखनी थी कि सल्फ्यूरिक एसिड इज इनफ, sulfuric acid is strong enough to oxidize the bromide into bromine। ठीक है जी, ये मैंने इसमें बड़ा डिटेल से आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। When heated with a Bunsen burner, HCl does not decompose, whereas HI forms H2। बेटा वो ये कह रहा है HCl को भी और HI को भी आप हीट करें तो HCl डिकम्पोज नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर H2 और I2 बन रहा है। अब आप जरा सोचें, इसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का कोई जिक्र है? बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बॉन्ड ब्रेक करने की बातें कर रहा है भाई। कह रहे हैं कि HCl को भी आप बंसन बर्नर में हीट कर रहे हैं, HI को भी बंसन बर्नर में हीट कर रहे हैं, लेकिन HCl नहीं डिकम्पोज हुआ, HI हो गया। रीजन क्या है? बॉन्ड लेंथ। अब अगर HCl को देखें ना, क्लोरीन एटम का साइज स्मॉल है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी ना, इस तरह देखेंगे। लेकिन अगर आप HI को देखें तो आयोडाइड का साइज बिगर है, तो बॉन्ड लेंथ बिगर होगी ना। जितनी बॉन्ड लेंथ बिगर होती है बेटा, उतना आसानी से टूट जाता है। जितनी बॉन्ड लेंथ बिगर होगी उतना बॉन्ड आपका आसानी से टूटेगा। तो इसमें अब आपने क्या आंसर देना है? आपने बताना है कि इन HCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। इन HCl, एक मार्क का है ना, तो डिटेल नहीं बतानी, बस कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू दी शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है? शॉर्टर है। अब अगले क्वेश्चन में देखें, जिसमें आप लोगों ने 1 मार्क बच्चों ने लिया है इसमें, वो कहते हैं जी व्हाट इज मीन बाय टर्म स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड। देखिए जो ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है ना, ये है प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर का। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने ये कहा था कि एसिड इज प्रोटॉन डोनर। एसिड क्या है? प्रोटॉन डोनर है, H+ डोनेट करेगा। अगर आप लोगों ने सिर्फ ये लिखा है तो 1 मार्क मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग को डिफाइन नहीं किया। स्ट्रॉन्ग को भी बताना था कि स्ट्रॉन्ग एसिड मीन दैट फुली आयोनाइज
स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये है कि वो फुली आयोनाइज होगा इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी टाइट्रेशन कर्व वाला है, और ये आपको याद होगा जब मैंने आपको टाइट्रेशन कर्व कराई थी तो एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल करवाई थी जो मॉक पेपर में भी आ गई है। इन द फॉलोइंग फिगर स्केच द pH titration curve produced when 0.1 mole of NaOH is added to 25 cubic centimeter of 0.1 mole HBr। अच्छा, अब इसको देखते हैं, फिर डिटेल में आपको बता देता हूँ। पर ये आपको यहाँ पर कर्व बनानी है, टाइट्रेशन कर्व। डी पार्ट में तो भाई कुछ भी नहीं है। डी का पार्ट 1 तो हैदर, इसमें दो चीजें थी। एक वो कह रहा था व्हाट इज मीन बाय टर्म स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। तो ब्रोंस्टेड लोरी एसिड की डेफिनेशन बताइए कि वो प्रोटॉन डोनर है, और स्ट्रॉन्ग का मतलब बताया वो फुली आयोनाइज हो रहा है। अब बेटा इस पे टाइट्रेशन कर्व आपने ड्रॉ करनी है। जब मैंने आपको टाइट्रेशन कर्व वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि टाइट्रेशन कर्व जो आप बनाते हैं उसमें जो भी चीज एक्स एक्सिस पर होती है ना वो आप ब्यूरेट में लेते हैं। जो चीज एक्स एक्सिस में होगी वो आप किस में लेंगे? ब्यूरेट में। तो एक्स एक्सिस में क्या चीज है बेटा? वॉल्यूम ऑफ NaOH, ये आपने ब्यूरेट में लेना है। अगर आपको ये बात याद नहीं भी रहती फिर आप वर्डिंग पर गौर करें, वर्डिंग से भी पता चल जाएगा कि क्या चीज ब्यूरेट में है। देखें, हम पहला एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे हैं। 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर NaOH इज एडेड टू 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। आप NaOH ऐड कर रहे हैं, तो जो चीज ऐड कर रहे होते हैं वो आप ब्यूरेट से ऐड कर रहे होते हैं ना, तो NaOH को ब्यूरेट में लेना है। इस तरह जी देखेंगे, आपके पास ये NaOH ब्यूरेट में है। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। HBr आपके पास कोनिकल फ्लास्क में है जी 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, और कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है जी, अब जरा देखिएगा बेटा, जब भी आपने टाइट्रेशन कर्व बनानी है ना तो दो तीन चीजों का ख्याल रखना है। एक तो आपको बताना है कि आपको कितना वॉल्यूम NaOH का ऐड करना होगा ऊपर से, ताकि इक्विवेलेंस पॉइंट, कितना वॉल्यूम आपको ऊपर से NaOH का ऐड करना है ताकि इक्विवेलेंस पॉइंट पर आपने बताना है कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितना वॉल्यूम आपको चाहिए फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कितना वॉल्यूम चाहिए, आप इक्वेशन से हेल्प ले लें। NaOH प्लस HBr, इट गिव्स NaBr प्लस वाटर। देखिए इक्वेशन बैलेंस है, 1:1 रेशो है। अगर आपके पास HBr का वॉल्यूम है 25 क्यूबिक सेंटीमीटर और मोल है इसके, सॉरी कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो आपको बेटा मोल्स निकालने हैं ना, 25 को टाइम्स 0.1 करें, डिवाइडेड बाय 1000 कर दें, तो मोल निकल आए ना। मोल्स कितने आएंगे जी इसके? मोल्स ऑफ HBr आपके पास आ रहे हैं 0.0025। समझ आ गई ना मोल कैसे निकालने हैं? मैंने वॉल्यूम को कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 1000 किया है। रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर HBr के इतने मोल्स हैं तो मोल्स ऑफ NaOH कितने होंगे जी? मोल्स ऑफ NaOH भी इतने ही होंगे, 1:1 जो है 0.0025। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना होगा? देखिए आपको एक शॉर्टकट भी बताया था कि जब, फिर सुन ले वो, कि जब मोलर रेशो सेम हो, जब मोलर रेशो सेम हो और कंसंट्रेशन भी सेम हो। देखें क्या दोनों एसिड और बेस की कंसंट्रेशन सेम है तो इक्वल वॉल्यूम यूज होता है। HBr का कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है बेटा? HBr का कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है? 25। तो NaOH का भी कितना वॉल्यूम यूज होगा? 25 क्यूबिक सेंटीमीटर यूज होगा फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन सम टाइम अगर इक्वल ना हो तो फिर कैसे निकालेंगे वो भी आपको बता देता हूं। अब आपको देखें दोनों से पता चल गया ना कि दोनों का वॉल्यूम कितना है और दोनों के मोल्स कितने यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये फाइंड करना हो तो आप इस फॉर्मूला से कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1। तो ये फॉर्मूला बेटा आपने कंसेंट्रेशन को जो पढ़ा हुआ है इससे आप निकाल सकते हैं। अगर मैंने वॉल्यूम निकालना था ना, देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी NaOH के? 0.0025। कंसेंट्रेशन कितनी है जी? गिवन है, आप देख सकते हैं कंसेंट्रेशन इज गिवन, दैट इज 0.1। तो यहां मैं लिखूंगा 0.1। वॉल्यूम आपने निकालना है डिवाइडेड बाय 1000।
तो अब यहाँ से बेटा वॉल्यूम निकालेंगे, वही आएगा 25। लेकिन शॉर्ट ये है, आप टाइम बचाना चाहते हैं कि अगर दोनों के मोलर रेशो सेम हो और दोनों की कंसेंट्रेशन सेम हो, कंसेंट्रेशन आप देख सकते हैं दोनों की सेम है 0.1 0.1, तो दोनों का सेम वॉल्यूम यूज होता है। अब आपको बेटा ये पता चल गया है कि NaOH का कितना वॉल्यूम यूज होगा, 25, तो यहां पर आप निशान लगा लें। अब जरा आप देखिए कि आप ये जो रिएक्शन कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है या नहीं है। ये रिएक्शन जो फर्स्ट रिएक्शन जो आप करने जा रहे हैं, ये NaOH है और HBr है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कितनी होती है, <2। पीएच आपने बेटा 1 या 2 के दरमियान रखनी है बस। और स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी पीएच आपने अबव 12 रखनी है जी, पीएच अबव 12 रखनी है, ठीक है। और इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो वर्टिकल सेक्शन आता है ना बेटा, ये बातें मैंने आपको उसमें डिटेल में बताई हैं, फिर बता रहा हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में जो आपका वर्टिकल सेक्शन आएगा वो आप 3 से 11 तक बनाएंगे, पीएच 3 से 11 तक। तो आप देखें कैसे बनेगा जी। यहां से आपने स्टार्ट करना है ऐसे करके, क्योंकि एक्सेस में डाला है ना बेटा, इसलिए पीएच बढ़ गई। अब आप देखें, इसको थोड़ा सा बेशक नीचे कर देते तो ज्यादा अच्छा था, पीएच 13 तक ले जाए बस। ये जी। अब बेटा देखिए, आपको मार्क्स किस चीज के मिलेंगे। एक वो मार्क चेक करेगा कि आपने पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड की शो की है, क्योंकि HBr है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पीएच आप 2 से कम रखेंगे। अच्छा, NaOH एक्सेस में डाला है, तो पीएच आपने बेटा अबव 12 रखनी है। क्या रखनी है, अबव 12। और वॉल्यूम के मार्क्स हैं कि आपने क्या एग्जैक्ट वॉल्यूम ऐड किया है। जो वॉल्यूम है वो 25 यूज हो रहा है, वर्टिकल सेक्शन बिल्कुल इसके ऊपर आना चाहिए बेटा, ये भी थोड़ा ऊपर नहीं है, बिल्कुल आप इसके ऊपर लेकर आएंगे ये, ठीक है, इस जगह पर। तो इस चीज के मार्क्स हैं। अब आ जाए दूसरा वाले कैसे बनाएंगे जी। इस दफा उसने क्या किया है, NH3 एक्स एक्सिस पर क्या लिया हुआ है, NH3, तो NH3 को ब्यूरेट में लेना है जी आपने, ठीक है। तो इस दफा हम ब्यूरेट में ये लेंगे, ये देखें NH3 है जी, और कंसंट्रेशन कितनी है NH3 की, 0.1 मोल। कंसंट्रेशन फिर बराबर है दोनों की। एक इक्वेशन देखें पहले, NH3 प्लस HBr, इट गिव्स NH4Br। अब देखें, एक वीक बेस है, दिस इज वीक बेस, ठीक है ना, ये वीक बेस है आपके पास, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको मैंने ये बताया था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का हो, तो अब जो इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा वो आपका 7 से नीचे आएगा, क्योंकि सॉल्ट इज एसिडिक ना, NH4Br इज द एसिडिक सॉल्ट। अब बेटा अगर आप इन मोलर रेशियो देखें, मोलर रेशियो 1:1 है, HBr की वही मोल है 0.0025 अभी निकाले थे, NH3 के भी इतने होंगे 0.0025। इसका वॉल्यूम यूज कर रहा है कितना बेटा, HBr कितना यूज कर रहा है, 25, तो ये भी कितना यूज करेगा, 25, क्योंकि आपको मैंने भी बताया कि अगर मोलर रेशियो सेम हो और कंसंट्रेशन सेम हो तो वॉल्यूम भी सेम होता है। दोनों का वॉल्यूम 25 क्यूबिक सेंटीमीटर यूज होगा। तो यहां पर आपको एक बात तो समझ आ रही है कि अब भी जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो 25 पर आ रहा है, लेकिन इस दफा फर्क है, इस दफा जो आपका बेस है वो वीक है बेटा, वीक आपका वीक बेस है ना। तो ये बात अब जरा गौर से सुनिएगा। अब जो आपका वर्टिकल सेक्शन होगा ना, वर्टिकल सेक्शन वो किसके दरमियान होगा, देखें आपको मैंने ये बताया था 3 से 11 और ये 7 मीटर, ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड के जो आपका वर्टिकल सेक्शन है वो 3 से 11 के दरमियान जाता है। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो अब वर्टिकल सेक्शन ये बन जाएगा जो मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं, 3 से 7 के दरमियान, और 5 इज द इक्विवेलेंस पॉइंट, 5 उसका मिड पॉइंट होगा वर्टिकल सेक्शन का। अब आपने ये बनाना है, क्योंकि बेटा इसकी रीजन आपको मैंने बताई थी डिटेल में कि अब जो एसिड बन रहा है, अब जो सॉल्ट बन रहा है वो एसिडिक इन नेचर है ना, इसलिए वर्टिकल सेक्शन अब जो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है वो 7 से नीचे होगा। तो अब आपने क्या करना है, जो वीक बेस होता है ना बेटा, उसकी पीएच 8 से 12 के दरमियान होती है। पीएच आपने अमोनिया की 8 से 12 के दरमियान रखनी है। HBr तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी पीएच वही आपने 1 से 2 के दरमियान रखनी है। और वर्टिकल सेक्शन बेटा आपने ये रखना है 3 से 7 के दरमियान। अब देखें कैसे बनेगा जी। ये आपके पास 3,
ये आपके पास है जी 7, आपके पास है जी 5। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। पर आपने ये 12 से नीचे रखनी है पीएच, ये बात ज़हन में रखिए। क्योंकि अब जो है ना, अमोनिया आप अगर एक्सेस में डाल रहे हैं तो ये आपका वर्टिकल सेक्शन है जी। दिस इज योर वर्टिकल सेक्शन। और आपको मैंने ये बताया था कि आप इंडिकेटर कौन सा सिलेक्ट करेंगे, जो इंडिकेटर इस वर्टिकल सेक्शन की पीएच की रेंज के दरमियान आ रहा है, वो आपने इंडिकेटर सिलेक्ट करना होता है। तो इस तरीके से बेटा बनाना था, ठीक है। इसके 3 मार्क्स हैं। अब आगे आ जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहे जी कि HBr रिएक्ट विद प्रोपीन टू फॉर्म 2 ब्रोमो अल्केन्स। एक, हाँ, क्योंकि प्रोपीन, जो प्रोपीन है ये एक अनसिमेट्रिकल है ना बेटा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है। तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर और एक माइनर। कंप्लीट द डायग्राम टू शो द मैकेनिज्म of the reaction of HBr and propene to form the major organic product। मेजर कैसे आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि मेजर होगा, उसका तरीका मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया हुआ था, वो ये कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन आप बेटा अभी, अच्छा पहले ये बात सुन लें कि मेजर कैसे पता चलेगा आपको। मेजर में जो उसकी लॉजिक है ना कि मेजर क्यों बनता है, वो तो आपको मैंने बताया था बेटा अहमद अजीज। वो 12 से कम इसलिए कि वो वीक बेस है, वीक बेस है अमोनिया। तो जो वीक बेस होता है उसकी पीएच 12 से कम होती है, 8 से 12 के दरमियान आपने रखना है। अमोनिया इज अ वीक बेस ना, तो ये अमोनिया वीक बेस है, इसलिए मैं 12 से कम इसकी पीएच रख रहा हूं। अब बेटा देखें, आपने मेजर प्रोडक्ट बनाना है। पहले तो आप डिसाइड करें ना मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन या 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन इज द मेजर। क्यों? आपको बेटा बताया था कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है ना, मेजर प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो फिर देखें प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट, राइट। तो आपने 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। मैकेनिज्म कैसे होगा, मैकेनिज्म में डाइपोल, ये देखिए मैंने डाइपोल बना दी है HBr के ऊपर, H इज पॉजिटिव, Br इज नेगेटिव। अब मैकेनिज्म में करली एरोज, लोन पेयर, सारा कुछ करना है। एल्कीन इज अ न्यूक्लियोफाइल, एल्कीन फाइल है, तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स बेटा अटैक करेंगे इस हाइड्रोजन पर ऐसे, और हाइड्रोजन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोलिटिकली, क्योंकि ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना। तो ब्रोमीन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो, अब देखिए हो क्या रहा है कि जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को अल्कीन खींच रहा है अपनी तरफ, और इस हाइड्रोजन को ब्रोमीन अपनी तरफ खींच रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बॉन्ड ही टूट जाएगा बेटा, बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास बनेगा ये CH3 C, फिर आपने 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, मतलब सेकंड ब्रोमीन, सेकंड कार्बन को आपने ब्रोमीन के लिए खाली छोड़ना है। क्योंकि जो नया हाइड्रोजन आया ये मैं यहाँ पे इस तरह शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्लस हो गया जी। ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना है जी? अब ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना है, दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कार्बन हैज 1 हाइड्रोजन एंड 2 अल्काइल ग्रुप्स। क्यों सेकेंडरी कार्बोकेटाइन स्टेबल? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इसलिए स्टेबल होता है बेटा क्योंकि इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, और अल्काइल ग्रुप की नेचर बतानी है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन। दोनों अल्काइल ग्रुप अपने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड, ये अब एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, ये बेटा इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और आपके पास ये 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया जी। CH3 CH, ये Br, और ये CH। अब देखिए आप ये जुबानी भी बता सकते हैं कि जो 1 ब्रोमो, देखें ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है ना आपके पास। अगर वो ये कहे ना कि क्यों 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर बने, तो मैं आपको फिर बताता हूं कि कभी भी कोई बच्चा ये नहीं लिख कर आएगा कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। नहीं भाई, ये तो एक क्विक मेथड है फॉर द आइडेंटिफिकेशन कि मेजर कौन है, माइनर कौन है। अगर वो आपसे कहता है कि व्हाई 2 ब्रोमोप्रोपेन इज मेजर, तो इसकी रीजन ये है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 ब्रोमोप्रोपेन अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज फॉर्म व्हिच इज मोर स्टेबल। यहां पर क्या हो रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, और secondary carbocation is more stable due to the more number of alkyl groups, and alkyl groups are electron donating। ये लिखना है आपने। अब वो नीचे यही चीज पूछ रहा है, explain why the 2 bromo alkanes
आर नॉट प्रोड्यूस इन इक्वल अमाउंट बाय दिस रिएक्शन। वो कह रहा है कि ये ज्यादा बने और 1 ब्रोमोप्रोपेन कम बने। 2 ब्रोमोप्रोपेन इसलिए ज्यादा बने कि इन 2 ब्रोमोप्रोपेन, आपने ये लिखना था कि इन 2 ब्रोमोप्रोपेन आ सेकेंडरी। अच्छा, मार्क्स की में देखेंगे उसने ऐसे किया होता है, ये सेकेंडरी का सिंबल है, आप बेशक ये ना डालें, 2 के ऊपर इस तरह 0 का निशान, ये सेकेंडरी का सिंबल है। टर्शियरी का वो इस तरह करता है जी, 3 के ऊपर 0। तो आपको ये डालने की जरूरत नहीं, आप लिख दें वर्डिंग में कि इन 2 bromopropane a secondary carbocation is formed which is more stable due to the 2 alkyl groups, and alkyl groups are electron donating, ये लाजमी लिखेंगे नीचे, and alkyl groups are electron donating, ठीक है ना, alkyl groups क्या है, electron donating है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आए जी, नेक्स्ट मतलब थोड़ा सा रह गया, ऑर्गेनिक जल्दी से खत्म हो जाएगी। द रिएक्शन ऑफ CH3 CH2 CH2Br with NaOH is different depending on whether water or alcohol is used। ये बेटा वही रिएक्शन है जो मैं आपको याद करवाता रहा हूँ, एक्वस NaOH, एथेनोलिक NaOH। तो एक्वस NaOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन, ये बात अब याद कर लें, एक्वस NaOH सब्स्टिट्यूशन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जो एथेनोलिक NaOH है ना, एथेनोलिक NaOH ये एलिमिनेशन करता है, उसके रिजल्ट में एल्कीन बनता है। तो ये देखें, तो कह रहा है कंप्लीट द टेबल टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ दिस, ठीक है। अगर जी आप ये लेते हैं, हमारे पास क्या है जी, CH3 CH2 CH2Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन है, CH3 CH2 CH2Br। अगर आप इसका एक्वस NaOH से करवाएं ना, एक्वस NaOH के साथ, मैंने क्या लिखा है, एक्वस NaOH फेवर्स द सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होगा जी, ये जो Br है OH इसको रिप्लेस कर देगा, तो CH3 CH2 CH2 OH और Br बनेगा। तो इनऑर्गेनिक कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, NaBr बन रहा है, ये इनऑर्गेनिक है। दूसरा क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, प्रोपेन 1 ओल, CH3 CH2 CH2OH। एथेनॉल में क्या होगा जी, एथेनोलिक में जरा चेक कीजिएगा, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, एथेनोलिक, एथेनोलिक में ये होता है, देखें नीचे लिखेगा अल्कोहलिक, मैं थोड़ा सा इसको ओपन करके लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ रिएक्शंस आपको दिखाने हैं इसमें। CH3 CH2 CH2Br, बड़े इसमें आपको अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन की स्टोरी याद रखनी है। अल्फा कार्बन से आपने हेलोजन रिमूव करना है, बीटा कार्बन से बेटा आपने हाइड्रोजन रिमूव करवाना है, और अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड ड्रॉ करना है। अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड ड्रॉ करना है। तो ये देखें जी, अब क्या बनेगा आपके पास, एक आपके पास इनऑर्गेनिक क्या बन रहा है जी, NaBr बन रहा है, एन वाटर बन रहा है। और ऑर्गेनिक क्या बनेगा, ये बनेगा जी ऑर्गेनिक, देखिए मैं इसको मार्क कर रहा हूं पहले, ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द प्रोपीन, ये बेटा आपके पास प्रोपीन बन गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें अब, हाँ बट इसमें मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं, फॉर्मेशन वाला मैं साइकिल बनाकर छोड़ दूंगा, ठीक है। ये आपके पास ये कंपाउंड है PQR, ये P है, ये Q है और ये R है। और वो कह रहे हैं जो P है ना आपके पास, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, C4 और 2 नाइट्रोजन है, N2। तो C4N2 इज P, C4N2 बेसिकली P है, ठीक है। आप देख सकते हैं P में 4 कार्बन है और 2 नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है इसका, C4N2 4O2, इट गिव्स 4CO2 प्लस N2, कितनी एनर्जी चेंज आ रही है, -2036। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन। देखिए आपको अभी बताया कि जब भी फॉर्मेशन की चीजें गिवन हो ना, जब डाटा में फॉर्मेशन दिया हो, तो नीचे वाले बॉक्स में एलिमेंट्स लिखो, तमाम एरोज ऊपर की तरफ लगाओ, ये जी कितने मोल कार्बन एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 384 किलो जूल्स है। एक मोल जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना तो 384,
और यहां कितने मोल बन रहे हैं जी? 4 मोल्स। तो मैंने 4 टाइम्स -384 किया। आपको भी बताया एलिमेंट्स की फॉर्मेशन नहीं होती, नाइट्रोजन को इग्नोर करें। एलिमेंट्स की फॉर्मेशन नहीं होती, ऑक्सीजन को इग्नोर करें। और कह रहे हैं कि आप फॉर्मेशन ऑफ पी बताएं जी। पी की फॉर्मेशन बताएं क्या होगा। तो पी में क्या आ रहा है? कार्बन और नाइट्रोजन है। तो कार्बन तो पहले से लिखा हुआ, नाइट्रोजन लिख दिया। तो ये आपने बेटा बताना होगा। दिस इज अननोन। ये डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन। देखिए आसान है ना। ये आपके पास 2 वैल्यूज गिवन है, एक अननोन है बस। ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा बेटा आपका। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपका फाइनल है। तो स्टार्टिंग से फाइनल तक एक रूट ये जा रहा है, एक रूट ये जा रहा है। तो आपके पास ये बनेगा वो डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन प्लस इसमें -2036 इज इक्वल टू 4 टाइम्स -384। इसको बेटा आप सॉल्व कर दें सारा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई बच्चा अगर इसको जल्दी से सॉल्व कर दे तो बेटा आंसर आपके पास, मुझे कंफर्म कीजिएगा, +500 आ रहा है जी। ठीक है, किलो जूल्स पर मोल, ये आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे अब। One of the product of the complete combustion of P is nitrogen gas. Explain the lack of reactivity of nitrogen. अभी आपको बताया कि अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, या वो कह रहा है जी ये बड़ा स्लो रिएक्शन दे रहा है, ड्यू टू इट हाई एक्टिवेशन एनर्जी। हाई एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। हाई एक्टिवेशन एनर्जी, या अगर कहीं बच्चा ये लिखता है कि स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड, तो वो भी ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड ही तो बेसिकली उसके रिएक्शन में रुकावट डाल रहा है ना, तो वो वही हाई एक्टिवेशन एनर्जी है। अगला बेटा देखें, वीक ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड। यहां पर भी इसने ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ऐसे करना नहीं चाहिए उसको यहां पर, क्योंकि एक दफा वो पूछ चुका है स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड। ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड प्रोटॉन जो क्या करेगा जी? प्रोटॉन डोनर। पहले आप ब्रॉन्स्टेड लोरी को डिफाइन करें ना, कि एसिड इज प्रोटॉन डोनर, और वीक का मतलब बेटा आपको अलग से एक्सप्लेन करना है कि ये पार्शियली आयोनाइज होगा। क्या होगा जी? पार्शियली आयोनाइज। अब आ जाइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इथाइन, HCN एंड Q ऑल कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। HCN ये है जी, और Q क्या चीज है जी? Q आपके पास बेटा ये है, ठीक है। कह रहा है कि HCN और Q में ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन द टू एटम्स। अ ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म वन, अ ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। बेटा सही कह रहे हैं ना कि इस H कार्बन और नाइट्रोजन में 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम। अब जरा सुने, पहले मैं आपको बताता हूं होता क्या है। पाई बॉन्ड ऐसे बनता है जी। सिग्मा बॉन्ड का तो पता है ना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। मैं पाई बॉन्ड बता रहा हूं। पाई बॉन्ड ऐसे बनता है कि ये न्यूक्लियर एक्सिस होता है, और ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं। साइडवेज ओवरलैपिंग। ये आपका जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, दिस इज द न्यूक्लियर एक्सिस। ये लाइन क्या है? न्यूक्लियर एक्सिस है। अच्छा, साइडवेज ओवरलैपिंग जब होती है ना, तो अब इलेक्ट्रॉन आपके बेटा इधर आ गए, देखिए। अब इलेक्ट्रॉन आपके इधर आ गए ये। तो आपको पाई बॉन्ड पता है कैसे बनाना है? बस ये लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन का मतलब है ये न्यूक्लियर एक्सिस है, लेबल नहीं करना। और बस आपको ये क्लाउड ऊपर बना देना है, एक क्लाउड नीचे बना देना है। ये एक पाई बॉन्ड को शो कर रहा है। एक पाई बॉन्ड के लिए आपको 2 क्लाउड बनाने पड़ते हैं, क्योंकि देखिए पी ऑर्बिटल्स के 2 लूप होते हैं ना, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये पाई बॉन्ड आपने बस शो करना था। ये आपको मैंने पहले ही बताया, इस तरह बताना है। अगर वो कहता है ना बेटा ये पाई बॉन्ड है, अगर वो कहते हैं जी आप सिग्मा बॉन्ड शो करें, तो सिग्मा बॉन्ड को जरा चेक कर लें। अगर पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, सपोज पी ऑर्बिटल, तो आपने फिर ये बनाना था। देखें, अब आपके ये यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है ना इधर, तो बस अब ये लूप बड़ा करके बना दे, और ये छोटे लूप साइड पर ऐसे करके बना दे। ये आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। ये क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। फर्क जरा देखें जी क्या है। फर्क देखें क्या है। सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन, ये आपके न्यूक्लियस है ना, सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो, सिग्मा बॉन्ड में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिटवीन द टू न्यूक्लियाई हैं। बिटवीन द टू न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। जबकि आप पाई बॉन्ड को देखें, पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां पर हैं? बिटवीन द टू न्यूक्लियाई है, या अबव और बिलो द न्यूक्लियाई है। तो पाई बॉन्ड के अंदर
जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर अबव और बिलो दी न्यूक्लियाई, ये बेटा आपने देखनी थी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, पी एंड क्यू, फिर बेटा ऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन करना है, बस लास्ट थोड़ा सा रह गया। P and Q can be detected in the atmosphere by infrared spectroscopy, identify two absorption and the bond that correspond to these absorption that will appear in the infrared spectra of both P and Q. जरा P and Q देखते हैं क्या, ये है जी। वो कह रहा है कि आप P और Q का अगर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम लेना, P और Q का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम लें, तो दोनों में ऐसे कौन से बॉन्ड्स हैं जो सेम है और उनकी सेम पीक आपको मिलेगी। देखें फिर पढ़ने क्वेश्चन, identify two absorption and the bonds that correspond to these absorption that will appear in the infrared of both P and Q. आपने वो पीक्स बतानी है, वो एब्जॉर्प्शन बतानी है, या वो बॉन्ड्स बतानी है जो जिनकी वजह से P और Q का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम सेम आ रहा है। आप मुझे ये बताएं, दोनों में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यस। तो दोनों के अंदर जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उसकी वजह से आपको सेम जगह पर पीक मिलेगी। फिर ये बताएं, क्या दोनों में कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है? बिल्कुल है। तो आपने इसको लिखना कैसे था भाई? बड़ा आसान था इसको लिखने के, मुफ्त के मार्क्स थे। आपने ये बताना है कि जो पहला जो पीक आपको मिल रही है वो मिल रही है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, और ये किस पर आ रही है? ये पीक आ रही है एट, पूरी रेंज वहां से देख के लिख दे डाटा बुकलेट से, 2150 से 2250 पर सेंटीमीटर। यूनिट नहीं लिखेंगे मार्क्स कटेंगे बेटा, यूनिट लिखना मस्ट है। और ये रेंज भी लिखनी है आपने कि बोथ कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सो इन बोथ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम देयर वुड बी a हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। ये किस रीजन पर आ रही है? इसकी पीक आएगी, पीक एट 2200 से 2250, ये डाटा बुकलेट से देख के लिख रहा हूं। अच्छा यूनिट नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे, आपको लिखना है पर सेंटीमीटर। ये याद नहीं करनी बेटा, आपको फिर बता रहा हूं बेटा, गिवन होगी, ठीक है, गिवन लाजमी होगी और आपको वहां से देखकर ये लिखनी है। अब आगे चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बस ये ऑर्गेनिक है, ये जल्दी से हो जाएगा। फ्लोशीट डायग्राम ऑफ सम रिएक्शन ऑफ आर। पहला रिएक्शन देखें जी। अच्छा मैं आप अगर अपने नोट्स ओपन करें ना, तो उस नोट्स में मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, बस बेटा पिछले क्वेश्चन को छोड़ दें, यहाँ देखें। अगर आप अपने नोट्स ओपन करें तो मैंने आपको नाइट्राइल के दो ही रिएक्शन बताए थे कि नाइट्राइल में अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और नाइट्राइल में अगर आप रिडक्शन करते हैं तो CH2NH2 बनता है। आप चेक कर सकते हैं भी, नाइट्राइल के दो ही रिएक्शन आपको बताए हैं, या तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस या इमाइड, और इसी तरीके से मैंने फ्लो शीट डायग्राम बनाकर दी थी। यहां पर एग्जैक्टली वही आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं कि पहला वो ये कह रहा है कि आपने, ये आपके पास था जी आर, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक डबल बॉन्ड आ रहा है और एक कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। उसने हाइड्रोजन गैस से रिडक्शन की है, देखें दोनों जगह पर रिडक्शन हुई है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ओपन करूं ना, CH3, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ है, कार्बन 1 और 2 के दरमियान बेटा एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है, और जो नए हाइड्रोजन ऐड हुए मैं भी उसको मार्क कर लेता हूं। चलें ये देखिए कितने हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं। बेसिकली वो 3H2 ऐड करना चाह रहे हैं और ये आपका इमाइन बना है, ठीक है, ये बना है आपका सेकंड रिएक्शन। जरा रिएक्शन नंबर 1 पर आए जी। रिएक्शन नंबर 1 क्या हो रहा है? ये तो होगी रिडक्शन, ये क्या होगी? रिडक्शन हुई है, और ये क्या नाम है जी इसका? इसका नाम है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 1 अमाइनो प्रोपेन, 1 अमाइनो प्रोपेन, क्योंकि NH2 कार्बन नंबर 1 पर लगा हुआ है, अगर कार्बन 2 पर लगा होता है तो 2 अमाइनो प्रोपेन, ठीक है, ये 1 अमाइनो प्रोपेन है। रिएक्शन नंबर 1 पर आप आए अगर आगे, तो आप देखिए कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को तो उसने नहीं छेड़ा, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसने उड़ा दिया है
और ये साइड पर आपको ब्रैकेट्स नजर आ रही है, तो क्या ये एडिशनल पॉलीमराइजेशन नहीं है? दिस इज एडिशनल पॉलीमराइजेशन। आपको बताया था बेटा, ये जो एडिशनल पॉलीमराइजेशन होती है ये इथीन से बनती है। ये देखें, ये आपका इथीन था ना, CH2 सिर्फ उसने क्या किया, इस हाइड्रोजन की जगह ये कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, बिल्कुल उसी तरीके से पॉलीमराइजेशन की है। तो ये जो रिएक्शन नंबर 1 आपको नजर आ रहा है, दिस इज एडिशनल पॉलीमराइजेशन। ये क्या है जी? एडिशनल पॉलीमराइजेशन है। अब आप जरा देखें नेक्स्ट में क्या हो रहा है। अक्सर बच्चे इसको छोड़कर आ गए, भाई ये डाइल्यूट H2SO4 लिखे, आप लोग यही सोचते रहे जी CN का H2SO4 से क्या रिएक्शन होता है। तो ये डाइल्यूट H2SO4 का मतलब है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इसका क्या मतलब है भाई? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, कि ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या करेगा? CN को कार्बोक्सिलिक में भेजेगा। तो आपने ये बताना था आगे, H पॉलीमर ही बनाएंगे आप, सिर्फ इस CN की जगह COOH कर देंगे, बस ये करना था जी। आप समझ आया आपको? ये मैंने आपको नीचे जितने भी वो क्वेश्चन पूछा सारे बता दिए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एस भी बता दिया ऊपर ही, कि ये नाइट्राइल की एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुई है। इसका रिएक्शन डिटेल में आप देख सकते हैं बेटा, आपको मैंने कराया हुआ है। नेम ऑफ टी मैंने आपको बता दिया, 1 अमाइनो प्रोपेन है। और हाँ, ये इधर आ जाइए, वो कह रहे टी जो है ना, टी कैन बी मेड। टी क्या है जी? टी ये आपका 1 अमाइनो प्रोपेन। टी आपका है 1 अमाइनो प्रोपेन, CH3 CH2 CH2 NH2। ये कह रहा है टी कैन बी मेड फ्रॉम दिस, बिल्कुल बन सकता है। ये देखें, अगर आप इसमें एथेनोलिक अमोनिया डालें, नॉट एक्वस। आपको पता ना, अगर एक्वस डालेंगे तो वाटर रिएक्शन कर जाएगा ना। तो आपको अल्कोहलिक या एथेनोलिक, आपको मैं बात मैंने बताई, अगर आप एक्वस अमोनिया लेंगे तो वाटर का जो OH होगा ना, जो वाटर का OH होगा वो इस Br की जगह आ जाएगा, क्योंकि हेलोजेनो एल्केन्स वाटर से रिएक्शन कर जाते हैं। इसलिए आप एथेनोलिक अमोनिया लेंगे, हीट करना है और बेटा प्रेशर देना है। आपने गैस है ना, यहाँ पर प्रेशर देंगे तो ये HBr निकल जाएगा आपका, ये बेटा HBr निकल जाएगा यहाँ से, और ये NH2 इसके साथ आकर लग जाएगा। तो ये चीज बनेगी CH3 CH2 CH2 NH2 साथ में HBr। वो क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है नेसेसरी कंडीशंस। अब कंडीशन में अल्कोहलिक बताना मस्ट है, क्योंकि अगर आप एक्वस लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा ना, तो ये लिहाजा कंडीशन बन गई है। तो अल्कोहलिक, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि सॉल्वेंट जो आपने लेना है यहाँ पर वो अल्कोहल होगा। अल्कोहलिक सोल्यूशन, अल्कोहलिक सोल्यूशन आप लेंगे, और प्लस आप हाई प्रेशर क्या देंगे साथ में? हाई प्रेशर देंगे। और कंटेनर मस्ट बी सील्ड, आपका कंटेनर सील होना चाहिए क्योंकि गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, लास्ट क्वेश्चन है, बस फिर खत्म। कह रहा है कि 4 एलाइल क्लोराइड इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल। क्वेश्चन नंबर 4 है, एलाइल क्लोराइड इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स एंड पेस्टिसाइड, गिव द सिस्टमैटिक नेम। अब इसमें कंफ्यूजन ये आ रही है कि इसमें आपके पास मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है। बट आप मुझे बताइएगा, मैं एक याद रखिएगा, जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा उसमें आपको 15-20 मिनट में ना एक टॉपिक करवाऊंगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हो ना, अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हो तो आप फिर नेमिंग कैसे करते हैं, किसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, वो एक क्लास में इसकी रख लूंगा। यहाँ पर आप जरा देखें कि अल्कोहल, यहाँ पर हेलोजेनो एल्केन भी और अल्कीन भी है। तो आपने बेटा प्रेफर करना है अल्कीन को। ये रूल है कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर अल्कीन भी आ जाए, डबल बॉन्ड हेलोजेनो एल्केन भी आ जाए, तो आपने अल्कीन को प्रेफर करना है। तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, इसका नाम होगा 3 क्लोरो प्रोप 1इन, प्रोप 1इन। ठीक है, अब आपको 1इन का लाजमी बताना है कि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर आ रहा है, 2 3 के दरमियान नहीं है। 3 क्लोरो प्रोप 1इन। अच्छा, अगला देखें जी, ये एलाइल क्लोराइड है, ये इस तरह है जी, CH2 डबल बॉन्ड CH and CH3। इसका रिएक्शन क्लोरीन से हो रहा है। अच्छा देखिए, अगर आपसे वो आगे कुछ ना लिखता ना, अगर आगे वो ना बनाता, तो डेफिनेटली मैंने भी क्या करना था, एक क्लोरीन को इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर, दूसरे को इधर पर डबल बॉन्ड तोड़ना था। लेकिन वो ये रिएक्शन नहीं करवा रहा, वो करवा रहा है यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन, जरा गौर से देखिएगा। वो बेटा ये रिएक्शन करवा रहा है,
ये वाला जी, एडिशन नहीं कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन करवा रहा है अल्काइल चेन के साथ। तो अब आप बताएं कि स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। यूवी लाइट, यूवी लाइट होगी ना भाई, क्योंकि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहा है, एडिशन नहीं हो रही। अल्कीन के साथ नहीं करवाया उसने, अल्केन के साथ करवाया, ऐसे कार्बन के साथ कराया जो सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए मैं उसको अल्केन कह रहा हूं, और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा, फिर कह रहे हैं द प्रोपिनाइल रेडिकल, ये जी, is formed in the first propagation step of the reaction. Write an equation to show the formation in the propagation step. बेटा propagation step में क्या होता है? propagation step में बेटा ये होता है, अच्छा आपने ये बनाकर दिखाना है उसको, ठीक है? मैं जल्दी से आपको जरा साइड पर थोड़ा बताता हूं कि रिएक्शन कैसे होते थे इसके। इसको क्या बोलते थे जी? इनिशिएशन, इसमें ओनली फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। प्रोपगेशन में क्या होता था सुने, आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन करता था बेटा नॉर्मल मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है? नॉर्मल मॉलिक्यूल मीन जिसके ऊपर कोई रेडिकल नहीं है, जिसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डॉट नहीं है। फ्री रेडिकल जाता था बेटा नॉर्मल मॉलिक्यूल में, और नॉर्मल मॉलिक्यूल जाता था फ्री रेडिकल में। अब आपसे वो यही रिएक्शन कह रहा है, आपसे कह रहा है कि आप ये बनाकर बताएं। तो आप पहले नॉर्मल मॉलिक्यूल लेना, आपने ये बनाकर दिखाना है। तो आप लेंगे इसमें Cl डॉट और CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है? ये लेंगे, ये देखें ना, ऊपर वाला बिल्कुल प्रोपगेशन में इस तरह ही होता है कि फ्री रेडिकल नॉर्मल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। अब ये Cl डॉट बेटा इस कार्बन के हाइड्रोजन को निकालेगा, ये जो आखिर में आपको नजर आ रहा है। अगर मैं इसको चले फ्लिप करके लिखूं थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपको समझने में। ये देखिएगा जी, ये आप इसमें निकल जाएंगे और बॉन्ड यहां से टूटेगा, कार्बन पर डॉट आएगा, HCl बन जाएगा, और आपके पास बनेगा CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये बेटा इक्वेशन आपने लिखनी थी उधर, सिर्फ इक्वेशन लिखनी है बस, ठीक है? अच्छा, ये इक्वेशन आप मिक्स मतलब कंबाइन करके भी लिख सकते थे, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख सकते थे। वाई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन गिव्स अ लो यील्ड? बेटा आप कभी भी, मैंने आपको ये पहले भी बताया कि इंडस्ट्री में हम कभी भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नहीं करते। रीजन इज कि ये चेन रिएक्शन है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, ये क्लोरीनेशन होती रहेगी जब तक कि तमाम हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होंगे। तो दीज रिएक्शंस आर अनकंट्रोल्ड। एक दफा स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये खत्म तभी होगा जब सारे हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे कार्बन के साथ। तो दीज रिएक्शंस आर अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। नेक्स्ट देखें जी, एलाइल क्लोराइड कैन आल्सो बी फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है जी, आपने रिएजेंट बताना है कि कौन सा रिएजेंट है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में आप पहले ये देखा करेंगे फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन कौन सी हो रही है, ये अल्कोहल है और ये हैलोजन एल्केन में। तो क्या कोई ऐसी कन्वर्जन पड़ी है जिसमें अल्कोहल हैलोजन एल्केन में जा रहा होगा? बिल्कुल पड़ी है। उसमें आपने 4 रिएजेंट पढ़े हैं, SOCl2, PCl5, PCl3 और कंसंट्रेटेड HCl। पर अब PCl3 में आप हीट करेंगे, SOCl2 और PCl5 में आप हीट नहीं करेंगे, ये रूम टेम्परेचर पर होते हैं, और PCl3 और कंसंट्रेटेड HCl में आप हीट करते हैं। लेकिन ये रिएजेंट आप कब यूज करते हैं? जब आपने अल्कोहल को हैलोजन एल्केन में कन्वर्ट करना होगा। लास्ट है जी, रिएक्शन नंबर 1 में क्या हो रहा है देखें, फंक्शनल ग्रुप जैसे सोचे ना, ये हैलोजन एल्केन तो ऐसी है, इसको कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो आपका डबल बॉन्ड है यहां पर, वो डायोल में जा रहा है। तो रिएक्शन 1 क्या किया होगा बेटा? डायोल कब बनता है? कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4, डायोल बन गया, ठीक है? अब रिएक्शन नंबर 2 में क्या हो रहा है आप देखें, ये रिएक्शन नंबर 2 में एस्टर में जा रहे हैं। ये अल्कोहल है ना, आपके जो अल्कोहल वाले फंक्शनल ग्रुप है वो एस्टर में जा रहे हैं। तो डेफिनेटली आपने किसके साथ रिएक्शन करवाया होगा? देखें, अगर मैं इसका रिएक्शन करवाता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OOH के साथ, तो ये देखें जी, ये चीज नहीं बनेगी OOCOCH3, OOCCH3। बेसिकली आपने अब क्या करवाया है, ये देखें यहां पर इसका रिएक्शन होगा जी ऐसे करके। तो बेसिकली एस्टर बन रही है, आपने एथेनोइक एसिड से रिएक्शन करवाया है, ठीक है? तो आप बेटा यहां से इसको पकड़ा करें ना कि ये अल्कोहल है और ये एस्टर में जा रहा है, तो इसका मतलब है लाजमी कार्बोक्सिलिक
एसिड से रिएक्शन हुआ है। अब एथेनोइक एसिड का कैसे पता चला कि इसमें 2 कार्बन आ रहे हैं ना एस्टर में, इट मींस कि ये आपका एथेनोइक एसिड है। अब देखिए बेटा NaCN और HCN। अच्छा, NaCN और HCN का रिएक्शन करवाए ना, क्या होता है जी? HCN एंड NaCN। यहां पर उसने क्या किया हुआ है कि Cl की जगह Cn आ गया। Cl की जगह क्या आ रहा है बेटा? ये Cn इस Cl को रिप्लेस कर रहा है। अब क्या क्या वो क्वेश्चन पूछता है, जस्ट अ रिएजेंट दैट यूज इन रिएक्शन 1। तो रिएक्शन 1 में बेटा आपको मैंने ये बता दिया, देखें, कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4। फिर कह रहा है रोल ऑफ H2SO4 क्या होगा जी? In reaction 2, the organic product of reaction 1 is mixed with concentrated sulfuric acid. ये बेटा एस्टरिफिकेशन का है। सर प्लीज रिपीट रिएक्शन 2। अच्छा, रिएक्शन 2 मैं रिपीट करता हूँ, ये लो भाई देखें। रिएक्शन 1 तो समझ आ गया ना कि कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 है। रिएक्शन 2 पर आते हैं, इसको मैं जरा रब करता हूँ सारे को। आप बेटा ये देखें, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3। ये कौन से फंक्शनल ग्रुप है भाई? ये एस्टर नहीं है? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड और आगे कार्बन आ रहा है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड और आगे कार्बन, एस्टर है ना ये। और ये किससे बन रहा है? जरा ऊपर देखें, इसका क्या है? ऊपर अल्कोहल है। तो आपने बताना कि रिएक्शन 2 में आपने कौन सा रिएजेंट डाला कि ये अल्कोहल एस्टर में चला गया। तो अब देखें, मैंने ये देखा कि इस एस्टर में कार्बन कितने आ रहे हैं? 2 कार्बन वाला है ना ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एथेनोइक एसिड होगा, C डबल बॉन्ड O OH एंड CH3। तो ये देखिए बेटा यहां से निकलेगा ऐसे करके। इसी तरह यहां पर भी एस्टर बन रहा है, C डबल बॉन्ड O और O, और 2 कार्बन वाला है बेटा। ये जो एसिडिक पार्ट है वो 2 कार्बन वाला है, इसलिए एथेनोइक एसिड नहीं होगा। बताएं, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है, बेटा समझ आ गई? मुझे मैसेज करके बताएं, क्या ये एस्टर होगा? और इसमें कह रहा है H2SO4 का क्या रोल है? H2SO4 का रोल यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट होता है। आपको पता है ना, एस्टरिफिकेशन में H2SO4 एज अ कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। ठीक है जी बेटा, ये हमारा जो है ना पेपर खत्म हो गया। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक एसिड मैंने आपको बता दिया, दिस इज एथेनोइक एसिड और इसका रोल है एज अ कैटलिस्ट। अब बेटा कल जो मैंने आपको प्लानर सेंड किया, 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा, जो प्लानर मैंने आपको सेंड किया उसमें ग्रुप 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये वो देखिएगा, जहां से स्टार्ट हो रहा है वो आप रिवाइज करके रखें। कल से हमारा इंशाल्लाह जो है ना रिवीजन वाली क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ जी।